ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अपनी इन ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और अपना वीडियो को लगातार वॉच करते हुए जो भी असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं उनको पूरा कर रहे होंगे। कल हमने माइटोसिस के बारे में कंप्लीट पढ़ा कि माइटोसिस क्या होता है और इस दौरान क्या क्या प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी माइटोसिस की फेजेस हैं और उन फेजेस में कैसे परिवर्तन होता है, किस तरह से क्रोमोसोम में वहाँ पर परिवर्तन होता है, कैसे कैरियोकाइनेसिस होता है, कैसे साइटोकाइनेसिस होता है, इन सब को हमने डिटेल में स्टडी की थी। माइटोसिस में हमने एक चीज़ को देखा कि जो एक पेरेंट सेल है उसमें अगर डिवीज़न होता है तो दो डॉटर सेल्स बनती हैं। माइटोसिस के दौरान बनने वाली दोनों डॉटर सेल्स पेरेंट्स की फोटोकॉपी होती है, यानी कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स में है हूबहू वैसे के वैसे कैरेक्टर उसकी संतति में जाते हैं, उसकी प्रजनी में जाते हैं, उसकी डॉटर सेल्स में जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? उसके कारण ये था कि न वहाँ पर कोई रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, न वहाँ पर किसी तरह का कोई क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यानी किसी तरह के नए गुणों का समावेश माइटोसिस के दौरान नहीं होता है। इस कारण वहाँ पर जो भी संतति बनेगी, जो भी प्रजनी बनेगी, वो पेरेंट्स की हूबहू कॉपी होगी। वहाँ पर किसी तरह की क्रोमोसोम नंबर में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में थे उतने के उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो किस में जाते हैं? संतति में जाते हैं। आज हम रिडक्शन डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। उससे थोड़ा अलग डिवीज़न है, दो पार्ट हैं यहाँ मियोसिस के, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। सबसे पहले मियोसिस होता क्या है हम उसकी बात कर लेते हैं। मियोसिस की खोज सबसे पहले ब्यूसमैन नामक वैज्ञानिक ने की है, लेकिन मियोसिस जो शब्द है वो फॉर्मर और मूरे ने 1905 में दिया है। अर्धसूत्री विभाजन, अर्ध यानी आधा, यानी कि ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पैतृक की तुलना में जो डॉटर सेल्स बनेगी उनमें आधी रह जाएगी। इस कारण इस विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन या रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं। समसूत्री विभाजन में हमने ये देखा कि समसूत्री विभाजन मोस्टली कायिक सेल और जनन दोनों तरह की कोशिका में होगा। चाहे वो जनन सेल है तो डिवीज़न हो उसमें होगा, तो समसूत्री भी हो सकता है, और अगर कायिक सेल है तो उसमें तो नॉर्मली डिवीज़न समसूत्री ही होता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल जनन कोशिकाओं में होगा। केवल और केवल जनन कोशिकाओं में ये विभाजन होता है। यानी कि अगर हम पादपों या जंतुओं की बात करें तो जनन के दो प्रकार हम पढ़ते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन पादप या जंतुओं में होगा उनमें समसूत्री विभाजन होगा, यानी कि अगर किसी भी पादप कोशिका में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो बनने वाली प्रजनी पेरेंट्स के समान होगी, क्योंकि इन कोशिकाओं में जो डिवीज़न हो रहा है वो माइटोसिस हो रहा है। लेकिन हायर प्लांट्स की हम बात करेंगे, उन पौधों में लैंगिक जनन होता है। जिन पौधों में लैंगिक जनन होगा या जंतुओं में लैंगिक जनन होगा उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। और ये अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होगा? ये अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होगा। अगर हम लोग जंतुओं की बात करें तो जनन कोशिकाएं जैसे शुक्राणु, अंडाणु, पादपों की बात हम करेंगे तो वह नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका बनती हैं। जंतुओं में अर्धसूत्री विभाजन के बाद शुक्राणु यानी स्पर्म और ओवम यानी कि अंडाणु का निर्माण होगा। उसी तरह से पादप कोशिकाओं में भी अर्धसूत्री विभाजन के बाद मेगास्पोर एवं माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो अर्धसूत्री विभाजन है इस दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। कैसे? एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए कि कोई भी पादप कोशिका है, मान लें कि ये हम एक मेल और एक फीमेल कोशिका हैं।
एक को हम मेल मान लेते हैं और एक को हम फीमेल कोशिका मान लेते हैं। जब इनमें ये हम मानेंगे कि ये मेगास्पोर, एक हम मान लेंगे कि मेगास्पोर मदर सेल है और एक को हम मान लें यहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। एक हम मान लेंगे मेगास्पोर मदर सेल और एक हम मानेंगे यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगा और माइक्रो। अब जब यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल है, ये 2n है, ये भी क्या है 2n है, द्विगुणित हैं, और ये भी क्या है द्विगुणित है। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर सेल यहाँ पर द्विगुणित हैं। यह क्या है माइक्रोस्पोर में मेगास्पोर मदर सेल भी 2n है और डिप्लॉयड है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड है। जब इसमें मियोसिस होगा, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस जब होगा तो यहाँ पर क्या बनेंगे, एक कोशिका से 4 डॉटर सेल्स बनेगी और इन 4 डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, n। गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। यानी कि जो पैतृक सेल थी वो क्या थी 2n, और जो डॉटर सेल बनी है वो क्या है n बनी है। इसी कारण इस डिवीज़न को रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं। यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर भी माइक्रोस्पोर कितनी सेल बनेगी, 4 सेल्स बनेगी, और ये भी कैसे होगी, सब n होगी। यहाँ पर ये क्या होगी, सारे के सारे n होगी, 4 सेल्स बनेगी और ये n होगी। अब मेगास्पोर मदर सेल से क्या बना है, मेगास्पोर बना है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बना है, माइक्रोस्पोर बना है। अब मेगास्पोर मदर सेल द्विगुणित है और माइक्रोस्पोर मदर सेल भी द्विगुणित है, लेकिन यहाँ पर बनने वाला मेगास्पोर n है और माइक्रोस्पोर भी क्या है, n है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 2 बहुत इम्पोर्टेंट विशेषताएं होती हैं, 2 बहुत महत्वपूर्ण बात हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें है। पहली बात कि उसमें जो गैमेट जब बनेंगे तो मियोसिस होगा, यानी गैमेट युग्मक जब बनेंगे तो क्या होगा, मियोसिस होगा। तो पहली बात तो कंप्लीट हो गई, उसमें क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। मियोसिस के बाद जो सेल बनी वो कैसी बनी, हैप्लॉइड। जो पहले सेल थी वो कैसी थी, डिप्लॉइड थी, लेकिन मियोसिस के बाद जो सेल बनी वो कैसी बनी है, हैप्लॉइड सेल बनी है। तो फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन हुआ और जिससे एक जो पैतृक सेल थी उससे 4 डॉटर सेल बनी। अब दूसरा जो लैंगिक जनन की विशेषता होती है वो है फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पर गैमेट्स का संलयन होगा, यानी कि यहाँ पर ये अगर हम मेल माने, ये हम फीमेल माने, तो इन दोनों का संलयन होकर क्या बनेगा, जाइगोट बनता है 2n। ये वापस से द्विगुणित हो गया, मियोसिस के बाद गुणित था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जाइगोट बनता है। कैसे बनता है जाइगोट, जो गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूज़न होकर जाइगोट का निर्माण होगा और यहाँ से वापस एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से हमें नया प्लांट बन जाएगा। इस तरह से तो पहले सेल डिप्लॉयड देन हैप्लॉइड, क्योंकि उसमें मियोसिस हुआ, फिर उसमें फ्यूज़न हुआ तो वापस से सेल कैसी हो गई, डिप्लॉयड हो गई। तो ये विभाजन जो है, इसकी खास बात है इस विभाजन की कि इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी रह जाती है। और यहाँ जो सेल बनती है वो कैसी बनेगी, जब युग्मक बनेगी, जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो गैमेट्स होंगे उनको हम हैप्लॉइड सेल या अगुणित सेल कहेंगे। इसी अगुणित सेल बन जाने के कारण, हैप्लॉइड सेल बनने के कारण इस डिवीज़न का दूसरा नाम क्या है, रिडक्शन डिवीज़न या न्यूनीकारी विभाजन इसको हम कहेंगे। जब जाइगोट बनेगा, युग्मन से फिर से गुणसूत्रों की संख्या जाइगोट में दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, फ्यूज़न होगा। जब फ्यूज़न होगा गैमेट्स का तो डिप्लॉयड सेल हमें पुनः प्राप्त हो जाएगी। अर्धसूत्री विभाजन की 2 फेजेस हैं। पहला हेट्रोटिपिक डिवीज़न या रिडक्शन डिवीज़न होगा फर्स्ट फेज में, और दूसरा जो विभाजन होगा वो होमोटिपिक डिवीज़न या समसूत्री विभाजन।
मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शन डिवीज़न कहेंगे, मियोसिस सेकेंड को हम क्या कहेंगे, मियोसिस सेकेंड को हम माइटोटिक डिवीज़न भी कह सकते हैं। और इन दोनों जब स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड, जब मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड होगा उसके बीच की जो फेज़ होगी उसको इंटरफेज कहेंगे। इसके लिए सेल जो है वो अगले डिवीज़न के लिए तैयार होती है। अब हमने क्या कहा, हम इस डिवीज़न को, हम जो हम डिवीज़न कह रहे हैं मियोसिस, उस डिवीज़न को हम क्या कह रहे हैं, रिडक्शन डिवीज़न कह रहे हैं। अब आप समझ लीजिए हम इसको रिडक्शन डिवीज़न क्यों कहते हैं, न्यूनीकारी विभाजन हम इसको क्यों कहते हैं, मियोसिस फर्स्ट को। जो मियोसिस फर्स्ट होगा यहाँ पे, मियोसिस जो फर्स्ट होगा वो रिडक्शन डिवीज़न कहलाएगा। रिडक्शन डिवीज़न क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सब लोगों ने, हमने शुरू का सेल साइकिल का वीडियो आपको फिर से देखना होगा। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो शुरू से देखें, तभी आपको ये डिवीज़न समझ में आएंगे, क्योंकि ये प्रक्रियाएं एक के बाद एक हो रही है। सेल डिवीज़न में हमने, जब सेल साइकिल मैंने आप लोगों को पढ़ाया तो हमने कहा कि कोई भी सेल जब डिवीज़न के लिए जाती है तो सेल को प्रिपेयर होना पड़ता है। प्रिपेयरिंग की उसकी हमने 3 फेजेस के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कशन किया, G1, S और G2 फेज़। यहाँ हम S फेज़ की बात करेंगे। S फेज़ में क्या हो रहा था, DNA रेप्लिकेशन। S फेज़ में क्या हो रहा था, DNA रेप्लिकेशन हो रहा था। DNA जो है वो रेप्लिकेट हो रहा था और DNA का अमाउंट कितना हो रहा था, डबल हो रहा था। DNA का अमाउंट क्या हो रहा था, यहाँ पर डबल हो रहा था। ये DNA यहाँ पर इसका अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया। इस तरह से हम इसको समझें। ये चीज़ सेम टू सेम अर्धसूत्री विभाजन में भी होगी। जब सेल अर्धसूत्री विभाजन में जाएगी तो मियोसिस फर्स्ट के दौरान जब समसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्र, यहाँ पर डिवीज़न जो होगा वो रिडक्शन हो। गुणसूत्र जब पुत्री कोशिकाओं में जाएंगे तो गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर आधी रह जाएगी। गुणसूत्रों की फर्स्ट डिवीज़न में आधी रह जाएगी, चूँकि यहाँ पर लास्ट में हैप्लॉइड सेल बनेगी। हैप्लॉइड सेल इसलिए बनती है क्योंकि केवल रेप्लिकेशन एक बार हो रहा है, लेकिन केंद्रक विभाजन 2 बार होगा। ध्यान से सुनिएगा, मियोसिस को रिडक्शन डिवीज़न क्यों कहते हैं, मियोसिस को रिडक्शन डिवीज़न ये इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल में रेप्लिकेशन 1 टाइम होता है, लेकिन केंद्रक विभाजन जो न्यूक्लियस है उसका डिवीज़न 2 बार होता है। वो 2 टाइम न्यूक्लियस डिवाइड होगा, 2 टाइम डिवीज़न होता है। रेप्लिकेशन तो 1 टाइम ही हुआ, लेकिन न्यूक्लियस का डिवीज़न कितनी बार हुआ, 2 बार। जब न्यूक्लियस का डिवीज़न 2 बार होता है तो क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी रह जाती है। वो क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। अर्धसूत्री विभाजन की दूसरी खास बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये कोई डिप्लॉइड सेल है। अगर इसमें मियोसिस होगा तो यहाँ पर 4 पुत्री कोशिकाएं बनेगी। 4 हैप्लॉइड सेल यहाँ पर निर्मित होती है। 4 हैप्लॉइड सेल बनने का मतलब ये है कि यहाँ डिवीज़न जब होगा तो मियोसिस फर्स्ट में 2 बनेगी और 2 मियोसिस सेकेंड में बनेगी। टोटल एक सेल से कितना सेल बनेगा, टोटल यहाँ पर 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। और यहाँ पर चूँकि रेप्लिकेशन 1 ही बार हो रहा है, लेकिन केंद्रक विभाजन 2 बार हो जाने के कारण गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में आधी रह जाने के कारण इस विभाजन को रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं। सबसे पहले हम हेटेरोटिपिक डिवीज़न या रिडक्शन डिवीज़न की बात करते हैं। रिडक्शन डिवीज़न की 4 फेजेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये डायग्राम मैंने आपको समझा ही दिया था पहले कि ये कोई पेरेंटल सेल्स हैं, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, नंबर ऑफ डबल नंबर क्रोमोसोम हो गया। यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। पहले विभाजन में 2 समय विभाजन जब होगा, मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल्स बनती है और मियोसिस जब सेकंड होगा तो कितनी बन जाएगी, टोटल 4 सेल बन जाएगी। तो ये सेल जो होगी ये क्या होगी, सारी की सारी हैप्लॉइड सेल होती है। इस तरह से ये डिवीज़न होगा। और ये डिवीज़न ध्यान रखिएगा, ये डिवीज़न केवल जनन कोशिकाओं में, जनरेटिव सेल्स होती है, जो कोशिकाएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेती है, उन कोशिकाओं में इस तरह का डिवीज़न पाया जाता है जिन्हें हम जनन कोशिकाएं कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट को हम पढ़ रहे हैं। मियोसिस फर्स्ट में भी 4 स्टेज को हम पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज।
वही प्रक्रिया हमने समसूत्री विभाजन में देखी। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक विभाजन होगा और साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। उसके बाद 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। प्रोफेज फर्स्ट की अगर हम बात करें मियोसिस में, तो प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी और कॉम्प्लिकेटेड अवस्था मानी गई है। अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी और कॉम्प्लिकेटेड अवस्था होती है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में कई तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। ये अवस्था 5 सब फेजेस में बटी हुई है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इस कारण मियोसिस की इस अवस्था को सबसे लंबी अवधि की माना गया है। इसमें कुछ परिवर्तन होंगे। ये सबसे पहले इसमें जो लेप्टोटीन स्टेज है उसमें गुणसूत्र मोटे एवं संघनित हो जाएंगे। डिप्लोटीन अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होगी। होमोलोगस क्रोमोसोम के जो बीच में पेयरिंग होती है उसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। यहाँ पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। पैकेटीन अवस्था में, जो पैकेटीन अवस्था है उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, जीन विनिमय होगा। इसी कारण जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो नया प्रजनी बनेगी वो पैतृक से भिन्न होगी। इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण उसमें नए गुणों का समावेश होता है जो कि समसूत्री विभाजन में अनुपस्थित, जो कि समसूत्री विभाजन में नहीं होता है। काइज़्मा बनेगा यहाँ पर डिप्लोकाइनेसिस स्टेज में काइज़्मा का निर्माण होगा और डाइकाइनेसिस में काइज़्मा बनेगा और डिप्लोकाइनेसिस में काइज़्मा का समाप्त हो जाएगा। काइज़्मा थर्मिलाइजेशन यहाँ पर हम कहेंगे। तो ये प्रमुख बातें हैं इन 5 अवस्थाओं की। हम डिटेल में 1 बाय 1 इन अवस्थाओं की स्टडी करेंगे। प्रोफेज फर्स्ट को 5 विभिन्न उप अवस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेप्टोटीन की। ये सबसे छोटी अवस्था है। यहाँ पर गुणसूत्र गोले के समान आपस में लिपटे हुए रहते हैं, केंद्रक आकार में बड़ा हो जाता है। पहले गुणसूत्र तंतुमय दिखाई देते हैं, फिर ये पतले एवं अकुंडलित हो जाते हैं। केंद्रिका स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ पर उसके आकार में वृद्धि होने लग जाती है। यहाँ आरएनए का संश्लेषण होने लगता है। आरएनए क्या होगा, यहाँ पर संश्लेषित होता है। इस दौरान गुणसूत्र कंडेंस होंगे और गुणसूत्र को कंडेंस होने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। वो प्रोटीन इस अवस्था के दौरान बनता है। यहाँ जो गुणसूत्र हैं वो 2 क्रोमेटिड्स में धीरे धीरे दिखाई देने लग जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर गुणसूत्र कंडेंस होंगे, गुणसूत्र संघनन होगा। गुणसूत्र जब संघनन हो जाते हैं तो वहाँ पर वो छोटे छोटे मोतियों के समान दिखाई देते हैं, जिन्हें क्रोमोमियर्स कहेंगे या क्रोमोनिमिटा उनको कहा जाता है। क्रोमोनिमिटा कहा जाता है। बिट्स होते हैं ना, छोटे छोटे मोती समान, उस तरह से ये क्रोमोसोम कंडेंस होने के कारण ये बिट्स लाइक स्ट्रक्चर में दिखने लग जाते हैं, जिसे क्रोमोनिमिटा या क्रोमोमियर्स कहा जाता है। जो भाग बहुत ज़्यादा अधिक कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम का, वो हेटेरोक्रोमेटिन होता है। और जो कंडेंस ज़्यादा नहीं होता है, हल्का जो कंडेंस होता है वो यूक्रोमेटिन भाग होता है। इस तरह से आप अगले डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम के कंडेंस हो जाने के कारण, बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस हो जाने के कारण कुछ गहरे रंग के क्षेत्र दिखाई देते हैं और ये मोतियों जैसे दिखाई देते हैं। तो इन जो मोतियों जैसे जो बिट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे ना, उनको हम क्रोमोमियर्स कहेंगे। ये क्या कहलाएंगे, क्रोमोमियर्स कहलाएंगे। बहुत ऐसे बिट्स लाइक स्ट्रक्चर, धीरे छोटे छोटे मोती लाइक समान संरचना हमें दिखने लग जाती है ऐसे बिल्कुल, तो वो क्रोमोमियर्स कहलाएंगे। तो इस अवस्था में क्या खास बात है आपकी, इस अवस्था की क्या खास बात है, इस अवस्था की लेप्टोटीन अवस्था की खास बात क्या होगी। लेप्टोटीन अवस्था में सबसे पहले केंद्रक आकार में बड़ा होता है, दूसरी बात केंद्रिका भी आकार में बड़ी हो जाती है, तीसरी बात यहाँ पर आरएनए का संश्लेषण होता है, 4th नंबर यहाँ पर होगा कि क्रोमोसोम है वो
कंडेंस होने लग जाते हैं, संघनन हो जाता है। और इस अवस्था के दौरान संघनन हो जाने के कारण जो क्रोमोसोम है वो मणिकामय या बीड्स समान दिखाई देने लगते हैं और इन्हें क्रोमोमियर्स कहा जाता है। क्रोमोमियर्स वाला ये जो भाग होता है वो सामान्यतः हेटेरोक्रोमैटिन रीजन होता है। तो इस अवस्था की ये खास विशेषताएं हैं। अगली अवस्था होती है सब फेज जो है वो है जाइगोटिन। जाइगोटिन अवस्था में अब जो क्रोमोसोम यहाँ पर क्रोमेटिड्स में जो दिखने लगे थे वो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। जो समजात क्रोमोसोम होते हैं वो पेयरिंग कर ले जाते हैं, यानी कि पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। ये जाइगोटिन अवस्था की बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है जिसको ध्यान में रखिएगा। कई कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सिनैप्सिस या फिर जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयरिंग्स होती है वो कहाँ पर होती है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहेंगे? क्या होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम है जो लंबाई, मोटाई, जीन की संख्या और रासायनिक गुणों में समान गुण धर्म वाले जो क्रोमोसोम हैं उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। जिनकी लंबाई बराबर होगी, जिनकी मोटाई, जिनकी जीन संख्या, जिनके रासायनिक गुण बराबर होंगे, ये क्रोमोसोम एक दूसरे को आकर्षित करके पेयर बना लेते हैं, जिन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र कहेंगे। समजात गुणसूत्रों द्वारा जो पेयरिंग होती है, पेयरिंग बनने के बाद इन्हें युगली या बाइवैलेंट कहते हैं। बाइवैलेंट यानी द्विभुज, या इसको क्या कहेंगे? युगली कहा जाता है। गुणसूत्र के युग्मन को सिनैप्सिस कहा जाता है। जब ये पेयरिंग कर लेते हैं तो इसमें क्या कहा जाएगा? इसको सिनैप्सिस कहा जाएगा। जैसे ये बाइवैलेंट यानी कि ये इन्होंने क्या किया, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे डायग्राम में, तो ये जो समजात गुणसूत्र हैं, जो गुणसूत्र आपस में रासायनिक गुण में समान है, इनकी लंबाई समान होती है, इनकी मोटाई समान होती है, जीनों की संख्या समान होती है, तो ये गुणसूत्र आपस में क्या कर लेते हैं? पेयरिंग कर लेते हैं। गुणसूत्रों की जो आपस में इस तरह की जो पेयरिंग होती है ना आपस की होमोलोगस क्रोमोसोम की, इसी पेयरिंग को हम सिनैप्सिस कहेंगे या सूत्री युग्मन कहा जाता है। पेयरिंग या सूत्री युग्मन कहा जाता है। तो जाइगोटिन अवस्था की क्या खास बात है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यानी पेयरिंग बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको हम सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में जब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे ना तब हम सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स की डिटेल में बात करेंगे, कैसे होता है और किस तरह से बनता है। फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है इस वीडियो में। इसमें हम ये बात करेंगे कि यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम रासायनिक गुणों में समान है, जिनमें जीनों की संख्या समान है, जो मोटाई में समान होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करके आपस में पेयरिंग बना लेते हैं। इस पेयरिंग को हम क्या कहेंगे? इस पेयरिंग को हम सिनैप्सिस कहेंगे। और ये जो पेयरिंग वाले क्रोमोसोम होंगे इन्हें युगली या बाइवैलेंट कहते हैं। और ये क्रोमोसोम कैसे होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। इस तरह से जैसे है ना ये क्रोमोसोम 2, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। इस वीडियो में आप इस डायग्राम में आपको क्लियर दिखेंगे कि किस तरह से इसमें पेयरिंग हो रही है। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आपस में आकर्षित करेंगे। जब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो ये आपस में क्या बना लेंगे? पेयर बना लेंगे। तो ये टेट्राड कहलाएंगे या इनको बाइवैलेंट कहेंगे। टेट्राड या बाइवैलेंट क्रोमोसोम इनको हम कहते हैं। तो ये क्रोमोसोम एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम हैं। यहाँ पर जो इनकी जो पेयरिंग हो रही है ना ये वाले, इसके यहाँ पर बनेगा सिनैप्सिस या सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जिसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो क्या हुआ, हमने सबसे पहले आप लोगों को इस पूरी वीडियो का जो निष्कर्ष है, समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन जिसमें जनन कोशिकाओं में विभाजन होने से एक पैतृक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस विभाजन के दौरान बनने वाले डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इस कारण इस विभाजन को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। क्यों रह जाती है आधी? क्योंकि यहाँ पर एस फेज अवस्था में रेप्लिकेशन तो एक ही बार हो रहा है, लेकिन चूँकि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड 2 हैं, तो केंद्रक विभाजन कितनी बार हो रहा है? 2 बार। यह केंद्रक विभाजन हो जाने के कारण
जो सेल होगी वो क्या होगी, आपकी हैप्लॉइड सेल होगी। पैकाइटिन अवस्था, यहाँ पर अगली बार हम जो बात करेंगे पैकाइटिन अवस्था की, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस की। आज हमने बात की लैप्टोटीन और जाइगोटीन की। लैप्टोटीन की क्या खास बात थी? लैप्टोटीन की खास बात ये थी कि केंद्रक और केंद्रिका दोनों का आकार इस अवस्था में बड़ा हो जाता है और गुणसूत्र होते हैं वो धीरे धीरे किस में बदलने लग जाते हैं, क्रोमेटिड्स में। लेकिन चूंकि यहाँ पर गुणसूत्रों का कंडेंस होना होता है, संघनन हो जाने के कारण यहाँ क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोमियर्स के रूप में दिखाई देते हैं। ये क्रोमोमियर्स का बनना यहाँ जैसे दिखाई देना, मणिका में क्रोमोसोम का दिखाई देना लैप्टोटीन अवस्था की विशेषता थी। और जाइगोटीन में क्या बन रहा है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सिनेप्सिस हो रहा है, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग हो रही है। हाँ, एक और बात आप लोगों को मैं बता दूं कि पेयरिंग कैसे होती है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं मटर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 14, तो पेयर कितने बनेंगे, 7। होमोलोगस क्रोमोसोम 14 है तो पेयर कितना बन गया, 7 पेयर्स बनते हैं। तो ये 7 जो है ये पेयर है, क्रोमोसोम का पेयर है। दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर पेयर टोटल कितना बन गया, 7 पेयरिंग बन गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगली बार हम वीडियो में सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स का डिस्कशन करेंगे। इन वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप लोग सेल साइकिल और माइटोसिस को समझकर मियोसिस को समझ सकें। थैंक यू।